Assalamu alaikum students. Welcome to my channel Demystified Physics by Aqib sir. Today we are going to talk about Newton's first law of motion. आज हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सीखेंगे, इसका स्टेटमेंट और इसकी एक्सप्लेनेशन देखेंगे. Actually this Sir Isaac Newton he formulated the three laws of motion, लेकिन हम यहाँ पे जो पहला लॉ है वो सीखेंगे, उसका स्टेटमेंट देखेंगे और उसको यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे. सो लेट्स मूव टू दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, तो पहले हम फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को यहाँ पे देखते हैं. तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे. अगर मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर ये ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये ऑब्जेक्ट तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक मैं इस ऑब्जेक्ट पे कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करूँगा. इसका मतलब ये है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर उसकी स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है, कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, वो तब तक मोशन में नहीं आएगा जब तक हम उस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स या एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. तो इसी तरह अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है, वो अपनी स्टेट तब तक चेंज नहीं करेगा जब तक हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो बॉल फुटबॉल है ये रेस्ट में है, ये तब तक अपनी स्टेट चेंज नहीं करेगी जब तक हम इस पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये जो फुटबॉल है मोशन में आएगी. ठीक, तो ये जो फुटबॉल है अब मोशन में है, तो अगर ये फुटबॉल मोशन में है, अब ये रेस्ट में तभी आएगी जब हम इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे. अगर इस पर अब कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होगा तो ये जो फुटबॉल है ये कंटिन्यूसली इसी मोशन में रहेगा. ठीक, तो इसका मतलब ये है किसी भी ऑब्जेक्ट की जो स्टेट है वो चेंज करने के लिए हमें उस पर एक फोर्स जो है, अनबैलेंस्ड फोर्स जो है, एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स है, वो अप्लाई करना होता है. तो तभी जाके वो जो ऑब्जेक्ट है अपनी जो स्टेट है, वेदर इट इज़ अ स्टेट ऑफ रेस्ट और ए स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, तो वो अपनी स्टेट चेंज करेगा. तो अब हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे. अगर हम कोई अनबैलेंस्ड फोर्स इस पहले ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करेंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये रेस्ट में था, ये मोशन में आएगा. इसी तरह जो फुटबॉल है हमारे पास, ये फुटबॉल जो थी ये फुटबॉल मोशन में है, ये तब तक रेस्ट में नहीं आएगी जब तक इस पर कोई अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं होगा. जब अनबैलेंस्ड एक्सटर्नल फोर्स पे अप्लाई होगा ये जो फुटबॉल है ये रेस्ट में आएगी. तो अब हम इसको इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर मेरे पास अब कोई स्टोन है, कोई ऑब्जेक्ट है या कोई रॉक है, इस ऑब्जेक्ट जो है अगर ये स्टेट ऑफ रेस्ट में है, ये तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक हम इस पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. लेकिन जब हम इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स अप्लाई करना शुरू करेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट मूव हो जाएगा और इसकी जो स्टेट ऑफ रेस्ट है वो चेंज हो जाएगी. ठीक, तो स्टेट चेंज कैसे हो रही है? ये फोर्स अप्लाई करने से इसकी स्टेट चेंज हो रही है. तो यहाँ पे मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ. फॉर एग्जांपल मेरे पास दो बॉल्स है. ये जो दो बॉल्स आप यहाँ पे देख रहे हो, ये दो बॉल्स जो है रेस्ट में है, लेकिन ये तब तक रेस्ट में रहेगी, तब तक ये मूव नहीं हो जाएगी जब तक हम इन दो बॉल्स पे कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. इसका मतलब ये जो इनकी स्टेट जो है वो स्टेट ऑफ रेस्ट है. जब हम इन बॉल्स पे, चलो मैं मानता हूँ जो पहली बॉल है, ऊपर वाली जो बॉल है, हम पहले उस पर एक फोर्स अप्लाई करेंगे. जब भी हम इस बॉल पे फोर्स अप्लाई करेंगे, ये जो बॉल है इसकी स्टेट चेंज हो जाएगी. ये जो बॉल है अब ये बॉल मूव हो जाएगी. तो अब ये जो बॉल है, नाउ दिस बॉल स्टार्ट्स मूविंग. तो ये बॉल अब अपनी स्टेट कब चेंज कर रही है? जब हम इस पर कोई फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं. अब ये बॉल जो है अब मोशन में है. अब ये बॉल तभी जाके रेस्ट में आएगी जब इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होगा. ठीक, तो हम इसको इस तरह एक्सप्लेन करेंगे कि अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट मोशन में है, ठीक, जिस तरह फुटबॉल आप देख रहे हो, फुटबॉल मोशन में है, ये फुटबॉल तब तक मोशन में रहेगी जब तक हम इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. हमें पता है जब भी हम किसी फुटबॉल को किक करते हैं, अगर ग्राउंड बड़ा है
कुछ टाइम के बाद ये जो फुटबॉल है खुद जाके रेस्ट में आती है। तो अगर यहाँ पे भी आप देखोगे ये जो फुटबॉल है कुछ टाइम के बाद ये फुटबॉल खुद जाके रेस्ट में आएगी। ये जो फुटबॉल यहाँ पे अब रेस्ट में आ रही है इसका मतलब है इस पर कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो रहा है, और वह एक्सटर्नल फोर्स क्या है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूं। जब हम किसी भी फुटबॉल को किक करते हैं, ठीक, और फुटबॉल मोशन में आ रही है, तो इस फुटबॉल पे ये जो ग्राउंड होता है, ग्राउंड से इस पे एक अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स जिसको हम कहते हैं, वो फ्रिक्शनल फोर्स इस पे एक्सर्ट होता है। ड्यू टू दिस अपोजिंग फ्रिक्शनल फोर्स ये जो फुटबॉल है ये फुटबॉल कुछ टाइम के बाद खुद जाके रेस्ट में आता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ का जो स्टेटमेंट है वो इस तरह है कि a body continues to be in its state of rest or uniform motion unless or until acted upon by an unbalanced external force। इसका मतलब ये है कि जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है, ये एक चीज़ को डिफाइन करता है जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया हुआ है। वो क्या था? वो था इनर्शिया। तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, नाउ दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन डिफाइन्स इनर्शिया। ये इनर्शिया को डिफाइन करता है, क्योंकि हम पिछले लेक्चर में गैलीलियोस लॉ ऑफ इनर्शिया को डिस्कस कर चुके हैं। तो इसका मतलब ये है जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है इसको हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोल सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इनर्शिया को ठीक से समझने के लिए हम इन न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पहले सीखेंगे। तो इसका मतलब ये है इनर्शिया को प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए हमें लॉ ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को पहले अंडरस्टैंड करना होगा। तो अब यहाँ पे इनर्शिया होता क्या है? अगर कोई ऑब्जेक्ट कुछ किसी स्टेट में है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, ये रेस्ट में ही रहना चाहेगा, या अगर कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में है तो ये इसी यूनिफॉर्म मोशन में रहना चाहेगा तब तक जब तक इस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स जो है अप्लाई नहीं होता। इनर्शिया के 3 टाइप्स है: इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन एंड इनर्शिया ऑफ मोशन। पहले यहाँ पे इनर्शिया ऑफ रेस्ट को सीखेंगे। अगर हमारे पास कोई बस है और ये बस जो है रेस्ट में है, जब ये बस अचानक से स्टार्ट होती है और मूव होना शुरू हो जाती है, ये जो इसके अंदर पैसेंजर्स है उनको एक जर्क लगता है पीछे की तरफ। ये जर्क जो है, ये जर्क क्यों लगता है, इसका जो आंसर है वो आंसर क्या है? अब इस जर्क का आंसर हम इस तरह बता सकते हैं, दिस जर्क इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट को हम इस तरह भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, जब बस रेस्ट में होती है, जो ह्यूमन बॉडी होती है वो ह्यूमन बॉडी भी रेस्ट में ही होती है। तो ये ह्यूमन बॉडी तब तक रेस्ट में रहना चाहेगी जब तक इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। लेकिन जब बस अचानक से स्टार्ट हो जाती है और अचानक से मूव होना शुरू हो जाती है, जो लोअर पार्ट है ह्यूमन बॉडी का, वो लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है। जब लोअर पार्ट मोशन में आ जाता है, लेकिन जो ह्यूमन बॉडी का अपर पार्ट है, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ये अपर पार्ट जो है वो रेस्ट में ही रहना चाहता है। और इस वजह से क्या होता है, ये जो जर्क है हमें जर्क लगता है पीछे की तरफ। सो दिस जर्क इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ रेस्ट। अब इनर्शिया ऑफ रेस्ट होता, इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस टू इट स्टेट ऑफ रेस्ट। इस तरह से हमने इनर्शिया ऑफ रेस्ट को एक्सप्लेन किया है। अब हम यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। अब हम यहाँ पे इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को इस तरह एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमारे पास कोई बस है या कोई गाड़ी है, अगर ये गाड़ी किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रही है, जो इसमें पैसेंजर होगा या इसमें कोई आदमी होगा, वो आदमी उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा जिस डायरेक्शन में ये गाड़ी जो है मूव हो रही है। ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ये पैसेंजर या ये आदमी तब तक उसी डायरेक्शन में रहना चाहेगा जब तक इस पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होता है। लेकिन जब बस राइट टर्न लेगी, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये लेफ्ट साइड मूव होना शुरू होती है। ठीक, जब बस लेफ्ट टर्न लेती है तो ह्यूमन बॉडी राइट की तरह मूवमेंट दिखाती है। तो इसका मतलब ये है, यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है, लेफ्ट और राइट जो मूवमेंट्स होते हैं, दीज मूवमेंट्स इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अगर हम यहाँ पे देखेंगे, अगर बस राइट
टर्न लेगी, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये ह्यूमन बॉडी लेफ्ट की तरह मूव हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ह्यूमन बॉडी है लेफ्ट साइड में मूव हो जाती है। तो दिस मूवमेंट ऑफ लेफ्ट साइड ड्यू टू राइट टर्न ऑफ दिस बस, ये किसकी वजह से है? इट इज़ ड्यू टू इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। क्योंकि जब बस राइट टर्न लेती है ह्यूमन बॉडी अपनी ही डायरेक्शन में रहना चाहती है, तो इस वजह से क्या होता है, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये लेफ्ट की तरह मूव होता है। अब यहाँ पे जो ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन है, ये इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को हम किस तरह डिफाइन करेंगे? तो इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, दिस इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन is the tendency of an object to resist changes to its state of direction। तो इस तरह से हमने यहाँ पे inertia of direction को explain किया है। Now we move to the inertia of motion। अब हम यहाँ पे inertia of motion को इस तरह explain करेंगे। अगर हमारे पास कोई बस है और ये बस मोशन में है, जब ड्राइवर अचानक से ब्रेक से अप्लाई करता है तो जो इसमें पैसेंजर्स होते हैं उनको एक फॉरवर्ड जर्क लगता है। ये जो फॉरवर्ड जर्क लगता है ब्रेक से अप्लाई करने से, दिस फॉरवर्ड मूवमेंट, दिस फॉरवर्ड जर्क इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। ये जो फॉरवर्ड जर्क होता है इट इज ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब हम यहाँ पे इसको किस तरह, इस इनर्शिया ऑफ मोशन को किस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं? जब बस मोशन में होती है, ये जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी भी मोशन में होती है। ह्यूमन बॉडी तब तक मोशन में रहना चाहती है जब तक इस पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है। जब बस मोशन में होती है तो बस के साथ साथ ह्यूमन बॉडी भी मोशन में होती है, और ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन ये ह्यूमन बॉडी तब तक मोशन में रहना चाहेगी जब तक इस पे कोई फोर्स एग्जर्ट नहीं होता है। लेकिन जब ब्रेक से अप्लाई होते हैं तो जब बस स्टॉप हो जाती है तो जो लोअर पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का ये रेस्ट में आ जाता है। लेकिन ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन जो अपर पार्ट होता है ह्यूमन बॉडी का वो मोशन में ही रहना चाहता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, ये जो ह्यूमन बॉडी है ये फॉरवर्ड मूवमेंट दिखाती है। तो लोअर पार्ट जो है वो रेस्ट में आता है क्योंकि बस रेस्ट में आती है, लेकिन अपर पार्ट मोशन में ही रहना चाहता है ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन। अब इनर्शिया ऑफ मोशन होता क्या है? इट इज द टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंजेस टू इट स्टेट ऑफ मोशन। तो इस तरह से हमने यहाँ पे इनर्शिया ऑफ मोशन को भी एक्सप्लेन किया। तो अब ओवरऑल जो डेफिनेशन है, जो किस तरह हम ओवरऑल इनर्शिया को डिफाइन कर सकते हैं, तो इनर्शिया को हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, इज द नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट चेंज इन इट्स स्टेट, वेदर इट इज स्टेट ऑफ मोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ रेस्ट और इट इज अ स्टेट ऑफ डायरेक्शन। तो अब यहाँ पे हम इस कंक्लूजन पे पहुंच गए, ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कह सकते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, क्या हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम होता है? ये बिल्कुल गलत है। हर एक ऑब्जेक्ट का इनर्शिया सेम नहीं हो सकता है, क्योंकि हर एक अलग अलग ऑब्जेक्ट की अपनी अलग अलग टेंडेंसी होती है चेंज को रेजिस्ट करने के लिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो इसको हम इस तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हमारे पास दो ब्रिक्स है, एक छोटी ब्रिक है और हमारे पास और एक बड़ी ब्रिक है। ठीक, तो हमारे पास जो दो ब्रिक्स है, अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं कि इन दो ब्रिक्स को, किस ब्रिक को हम आसानी से पुश कर सकते हैं, तो मैं आपसे ये कहूँगा कि इन दो ब्रिक्स में जो विच वन वुड बी इजियर टू पुश। ठीक है, इन दो ब्रिक्स में हम किसको आसानी से पुश कर सकते हो? आपका आंसर होगा छोटी वाली ब्रिक। ठीक है, तो ये ऑब्वियसली है क्योंकि ये जो छोटी ब्रिक है इसका मास कम है। जिस ऑब्जेक्ट का मास कम होता है उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया भी कम होता है। जिस ऑब्जेक्ट का मास ज़्यादा होता है उसका जो इनर्शिया होता है वो इनर्शिया ज़्यादा होता है। तो हम ये कह सकते हैं, हैवियर द ऑब्जेक्ट द मोर इज द टेंडेंसी टू रेजिस्ट। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ही ज़्यादा वो ज़्यादा रेजिस्ट करेगा, हम कहेंगे उतना ही ज़्यादा उस ऑब्जेक्ट का इनर्शिया होगा। अब हम यहाँ पे इस तरह इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, अगर हम इन दो ब्रिक्स पे इक्वल फोर्स एक्सर्ट करेंगे, तो इक्वल फोर्स एक्सर्ट करने के बाद अगर हम देखेंगे जो छोटी ब्रिक है ये ज़्यादा मूव हो जाएगी, ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, और ये जो लार्ज ब्रिक है ये ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर पाएगी, ज़्यादा मूव नहीं हो जाएगी, क्योंकि इसका इनर्शिया ज़्यादा है। ठीक, क्योंकि बड़ी ब्रिक का मास ज़्यादा है, छोटे ब्रिक का मास कम है, तो इसका इनर्शिया कम होगा। तो इनर्शिया डिपेंड्स ऑन मास।
सो इनर्शिया को हम अब नटशेल में किस तरह डिफाइन करते हैं? सो इट इज अ नेचुरल टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू रेजिस्ट changes to its state of, सिंपली हम लिखेंगे स्टेट, वेदर इट इज स्टेट ऑफ मोशन, स्टेट ऑफ डायरेक्शन और स्टेट ऑफ रेस्ट। और मास क्या होता है? इट्स द मेजर ऑफ इनर्शिया। तो इस तरह से हमने यहाँ पे फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और इनर्शिया को एक्सप्लेन किया। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी कंफ्यूजन है रिगार्डिंग दिस टॉपिक तो वो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। जो आने वाले लेक्चर है उसमें हम नेक्स्ट लेक्चर में लीनियर मोमेंटम और न्यूटन सेकंड लॉ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।